नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग नेट जेआरएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन हैं, क्योंकि नेट का पेपर नज़दीक आ चुका है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए ही काम नहीं करेगा, टीएसटी, पीएचटी, एलटी ग्रेड, हायर, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए काम करेगा और अभी बीपीएससी का जो पेपर लगा है उसके लिए भी है। सभी लोग देख सकते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन है, अपर्दन चक्र की संकल्पना कौन दिया था? अपर्दन चक्र की संकल्पना कौन दिया था? ऑप्शन है डेविस, केल्विन, किंग, शेयर्ड। तो अपर्दन चक्र की संकल्पना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेविस। डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र की संकल्पना दिए थे। और अगर डेविस के बारे में बात करें तो ये अपर्दन चक्र की संकल्पना भौगोलिक चक्र ये भी दिए थे। और डेविस का त्रिकूट, और अगर बात करें तो पेनी प्लेन और अगर बात करें तो शुष्क अपर्दन चक्र, ये सब डेविस का ही है। अपर्दन चक्र की संकल्पना भौगोलिक चक्र, डेविस का त्रिकूट, पेनी प्लेन, शुष्क अपर्दन चक्र, ये सब जो है डेविस का दिया हुआ है। ये सब जो दिए हैं सब डेविस दिए हैं। ठीक, डेविस के बारे में तो ये हो गया। केल्विन का वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची क्या है? वर्षण का प्रकार है और उसका लगभग आकार कितना है उसके बारे में है। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है इसको 1 2 3 4 ए बी सी डी, इस तरह से लगा देते हैं। देखिए दिया है कुहासा 2 से 5 मिमी, बर्फ 0.5 से 5 मिमी, कच्चे ओले 0.005 से 0.05 mm, हिमवर्षा, तो हिमवर्षा 1 से 20 सेंटीमीटर दिया है। तब इसको मिलाना है, आइए मिला लेते हैं। अब जैसे कुहासा का तो हो जाएगा सी, कुहासा का सी हो जाएगा। क्योंकि कुहासा जो है 0.005 से 0.05 तक होता है। ठीक, अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ का जो होता है आकार वो 1 से 20 तक होता है, 1 से 20 मिमी तक। फिर हो जाएगा डी। और अगला देखें कच्चे ओले, तो कच्चे ओले जो होते हैं वो ए हो जाएगा 2 से 5 मिमी। ठीक, हिमवर्षा अगर देखें तो हिमवर्षा हो जाएगा 0.5 से 5। ठीक, ये हो जाएगा हिमवर्षा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CDAB, ये चौथा ऑप्शन
सही हो जाएगा, CDAB। ठीक। कुहासा 0.005 से 0.05, बर्फ 1 से 20, कच्चे ओले 2 से 5, हिमवर्षा 0.5 से 5। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन है कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, ब्लास, हैटनर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये जो पुस्तक है ये फ्रेडरिक रेटजेल की है। किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक है। अगर फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में और बात करें तो ये पुस्तक तो हो ही गई, और इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था मानव भूगोल विज्ञान। क्या? मानव भूगोल विज्ञान। ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और इसको जो है 1872 से 1879, 1872 से 1879 में इसे पूरा किए थे, मानव भूगोल का विज्ञान। इनकी एक बुक और थी जो 1897 में आई थी। इनकी एक बुक और थी, कौन सी? जो 1897 में आई थी। कितने में? 1897 में। और वो पुस्तक कौन थी? राजनैतिक भूगोल। पुस्तक थी राजनैतिक भूगोल। ठीक, ये उनकी पुस्तक थी राजनैतिक भूगोल। और इसी में वो लेवेंसराम नामक शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द? लेवेंसराम। बहुत बार पूछा हुआ है कि लेवेंसराम शब्द कौन दिया था? तो फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ दिए थे? तो राजनैतिक भूगोल में दिए थे। ठीक। और लेविस राम का मतलब क्या होता है? वास स्थान। क्या होता है? वास स्थान। लेविंस राम का मतलब वास स्थान। ये फ्रेडरिक रेटजेल की है। ठीक। और अगर बात करें, कार्ल रिटर को आराम कुर्सी बोला जाता है। आराम कुर्सी वेत्ता। आराम कुर्सी वेत्ता बोला जाता है। ठीक। आइए और आगे देखते हैं। अगला अगले अगर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? ऑप्शन इसका 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष। निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2000 वर्ष। ठीक, 2000 वर्ष इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसका जो चक्रण होता है वो 2000 वर्ष में पूरा होता है।
ठीक। और अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है? इसका विलय कहाँ होता है, मतलब मिलन कहाँ होता है अरब सागर शाखा का और बंगाल की खाड़ी शाखा का? ऑप्शन है पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र, मध्य भारत, उत्तर पूर्व भारत के राज्य, पश्चिमी घाट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। पंजाब के पास जाके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों शाखाएं वहीं पर जाके मिल जाती हैं। ठीक, दोनों शाखाएं जाके कहाँ मिलती हैं? पंजाब और हिमालय से लगे हुए क्षेत्रों के पास। ठीक, और आगे अगर बात करें तो पश्चिमी घाट, यहाँ पे सबसे पहले मानसून पहुँचता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक, और आगे अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सतह क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर किरण द्वारा आच्छादित होता है? प्रश्न फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित सतह क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर किरण द्वारा आच्छादित होता है? ठीक, ऑप्शन है 1 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई, 45 मीटर चौड़ाई, 90 मीटर चौड़ाई। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीटर चौड़ाई। प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है 1 मीटर चौड़ाई, जो ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर किरण द्वारा आच्छादित होता है। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न यह है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण स्पष्ट दौर हैं। दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा कि दौर के दौरान बना रहा, मतलब किस दौर के दौरान बना रहा है? फिर सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण दौर थे। कितने दौर थे? तो 3। दूसरा दौर जो था उसके उत्पादक के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा, किस दौर के दौरान बना रहा? ऑप्शन सुनिए, 1950 से 1960, 1960 से 1970, 1970 से 1990, 1990 से अब तक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1970 से 1990 के दशक। ठीक, यह है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, 1970 से 1990 के दौरान हुआ था। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था। तो कोबर क्या नाम दिए थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है क्रेटोजोन,
ऑप्शन है क्रेटोजोन, पर्वतजन, प्राइमारब, इंड्रब। ठीक, तो ये कोबर के बारे में बात किए हैं, जो दृढ़ मतलब दृढ़ द्रव्यमान जो था उसका वो नाम क्या दिए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रेटोजेन। इसका नाम वो क्रेटोजेन दिए थे। और जो बीच का भाग था, जो मध्य पिंड था, उसमें इस तरह से जो ये मध्य पिंड था, इसे श्वासीन वर्ग बताए थे, श्वासीन वर्ग। ठीक, इसका नाम वो श्वासीन वर्ग दिए थे। और जो ये भाग था, ये उठा हुआ भाग, इसे रेड केंटन बोले थे, रेड केंटन। ठीक, इसका नाम रेड केंटन दिए थे। जो बीच का भाग था इसे श्वासीन वर्ग बोले थे। जो ये दृढ़ भूखंड था इसका नाम क्रेटोजेन दिए थे वो। ठीक, और आगे अगर बात करें इसमें, तो जो प्राइमारम्प और इंड्रम्प है ये किंग दिए थे। कौन दिया था? किंग। किंग दिए थे। जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे प्राइमारम्प बताए थे, और जहाँ वो जाके ख़त्म होता है उसको वो इंड्रम्प नाम दिए थे। ठीक, उसको इंड्रम्प नाम दिए थे। अभी जब किंग का पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहाँ पे पूरा विधिवत बताएंगे, कोबर का भी पढ़ाएंगे पूरा। अभी यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से इतना बता दे रहे हैं। कोबर के बारे में भी एक वीडियो पूरा विस्तृत बनाएंगे, किंग का बनाएंगे, डेविस का बनाएंगे, सभी लोगों का एक एक बनाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भूसन्नति शब्द नाम किसने दिया था? भूसन्नति शब्द नाम किसने दिया था? ऑप्शन है डाना, रेडजेल, मर्रे, डेविस। ठीक, तो भूसन्नत शब्द कौन दिया था? तो भूसन्नत शब्द डाना दिए थे। कौन दिए थे? डाना। डाना भूसन्नत शब्द दिए थे। और ये कब दिए थे? तो ये 1873 ईस्वी में दिए थे। डाना 1873 ईस्वी में भूसन्नत नाम दिए थे। यहीं पर अगर बात करें भूसन्नति, भूसन्नति की संकल्पना, भूसन्नति की संकल्पना, इसकी अगर बात करें तो भूसन्नति की संकल्पना का जो प्रतिपादन था, इसका प्रतिपादन वो डाना और हाल ये दोनों लोगों ने मिल के किया था। डाना और हाल ये दोनों लोग मिल के किए थे। एक बार प्रश्न बनाया था भूसन्नति से संबंधित इसमें कौन कौन से विद्वान हैं। ठीक, तो उसमें जो है कि डाना को भी रखा था, हाल को भी रखा था, एक लोग को और रखा था। इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, बहुत से लोग जो है कि हाल को लगाए थे। ठीक, इन्हीं हाल को लोग हाग भी कहते हैं, हाग, हाल या हाग। ठीक, रेड जेल की अभी चर्चा किए थे। अगर मर्रे की बात करें तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित दिए थे अपना सिद्धांत। ठीक, डेविस का त्रिकूट अभी तो बात की है इसके बारे में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। ठीक, अगले की अगर बात करें तो
इनमें से कौन संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है? इनमें से कौन सा संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है? ऑप्शन है मध्यमार्गी, अधिरोपित, सामाजिक, केंद्रीकृत। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। ठीक, अधिरोपित को बोलते हैं इम्पोज्ड, सामाजिक को कंपोजिट, केंद्रीकृत को सेंट्रलाइज्ड। ठीक, कंप्रोमाइज्ड, इम्पोज्ड, कंपोसाइट और सेंट्रलाइज्ड। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संघीय राज्य का प्रारूप। तो इसका सही हो जाएगा सामाजिक, कंपोसाइट जो होता है सामाजिक, ये संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है, बाकी और सब हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है? तो कौन दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन है रैपिड्स, स्कॉर्पमेंट, क्वेस्टर, ड्रिप स्टोन्स। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रिप स्टोन्स। ड्रिप स्टोन्स आकृति जो है वो अन्य दूसरों से भिन्न है। ये जो होता है ड्रिप स्टोन्स, ये चूनायुक्त निक्षेप से बनता है। ये जो है चूनायुक्त निक्षेप से बनता है। ठीक, ये चूनायुक्त निक्षेप से बनता है। और अगर रैपिड्स की बात करें तो रैपिड्स जो है ये नदियों के अपरदन से बनता है। नदियों के अपरदन से, ये नदियों के अपरदन से बनता है। स्कार्पमेंट की अगर बात करें तो स्कार्पमेंट जो होता है ये पृथ्वी की सतह पर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ऊंचाई एकाएक ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो है ऊंचाई एकाएक ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, और ये जो होता है ये भी भ्रंश या अपरदन से बनता है। ये भी जो है वो भ्रंश या अपरदन से बनता है। ठीक, और अगला अगर बात करें क्वेस्टर की, ठीक, अगर क्वेस्टर की बात करें तो ये जो होता है ये इसमें जो परतदार कमजोर शैल होती है उसमें लावा जो है गुंबद का जब प्रवेश होता है तो अपरदन के बाद मुलायम शैल कट जाता है। ठीक, उसी से जो है ये क्वेस्टर बनता है। ठीक, उसी से क्वेस्टर बनता है। ठीक, और क्वेस्टर और इसमें हॉगबैक,
ये सब है जो है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे बाद में। ठीक, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इसे बोलते हैं पहाड़ी श्रेणी। पहाड़ी श्रेणी, ठीक, कोस्टल मतलब पहाड़ी श्रेणी। ठीक, आइए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है। प्रश्न फिर सुन लीजिए, उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, इसने विश्व अर्थव्यवस्था की स्थानिक समाकलन को प्रोत्साहित किया है। व्यापार के सरलीकरण में डिजिटल तकनीक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। अगला ऑप्शन है, क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता परिवहन प्रणाली के साथ साथ व्यापार के सरलीकरण रूपरेखा पर अत्यधिक निर्भर करती है। ठीक, ये हो गए इसके ऑप्शन। तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो है क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है। यही इसका सही ऑप्शन है और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक, इस तरह से प्रश्न नेट में पूछता रहता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है, जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई थी। जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई थी। सबसे पहले तो प्राइमेट सिटी ये कौन दिया था, तो जेफरसन ने दिया था। प्राइमेट सिटी कौन दिया था, जेफरसन ने दिया था। और जेफरसन प्राइमेट सिटी कब दिए थे। ऑप्शन है 1939, 1940, 1942, 1943। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1943। 1943 में जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी दिया गया था। ठीक, और आगे अगर बात करें, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर कहा गया है। ठीक, जिसमें अभिकथन जो है, अभिकथन ए, प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल 50 मिनट का है। प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल 50 मिनट का है। और जो तर्क है, उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने की कुल अवधि 24 घंटे 50 मिनट है। 24 घंटे 50 मिनट है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, ये
सही हो जाएगा, क्योंकि नेट में जो है इसी को सही माना है। ठीक, तो जो सही माना है उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे जो 50 मिनट दिया है होना चाहिए 24 घंटे 52 मिनट। ठीक, लेकिन 24 घंटे 50 मिनट माना है मोटी मात्रा, तो उसी को मानेंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला है, हार्टलैंड सिद्धांत कौन दिया था? हार्टलैंड सिद्धांत कौन दिया था? ऑप्शन है मैकिंडर, स्पाइकमैन, वाल्केनबर्ग, रेडजेल। तो हार्टलैंड सिद्धांत कौन दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकिंडर। मैकिंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत दिया था। इसी हार्टलैंड सिद्धांत को केंद्र स्थल भी कहते हैं। क्या? केंद्र स्थल। ठीक, हिंदी में केंद्र स्थल, इंग्लिश में हार्टलैंड। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो अगला है, रीमलैंड सिद्धांत कौन दिया था? तो रीमलैंड सिद्धांत कौन दिया था? ऑप्शन है मैकिंडर, रेडजेल, स्पाइकमैन, मर्रे। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा स्पाइकमैन। रीमलैंड कौन दिया था? स्पाइकमैन दिए थे, और इसे रीमलैंड को परिणाम स्थल कहते हैं। ठीक, परिणाम स्थल। अगले प्रश्न अगर देखें, अगला प्रश्न है, राज्य का वर्गीकरण कौन दिया था? तो राज्य का वर्गीकरण कौन दिया है? ऑप्शन है वाल्केनबर्ग, डेविस, कांट, स्पाइकमैन। तो राज्य का वर्गीकरण कौन दिया है? राज्य का वर्गीकरण वाल्केनबर्ग दिया है। ठीक, वाल्केनबर्ग, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो ऑप्शन रखा था उस सब पे मैं प्रश्न बनाया हूँ, इसीलिए उसके बारे में पीछे व्याख्या नहीं दिया था। ठीक, तो राज्य का वर्गीकरण वाल्केनबर्ग दिए थे। स्पाइकमैन की रीमलैंड, रीमलैंड, कांट की वायव्य राशि, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक, डेविस का अपवर्तन चक्र, त्रिकूट, इसके बारे में बातचीत हो गई है। अगले प्रश्न को अगर देखें, तो अगला प्रश्न है, राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत कौन दिया था? राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत कौन दिया था? ऑप्शन है मर्रे, रेडजेल, मैकिंडर, किंग। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राज्यों के क्षेत्रीकरण का विकास, ये जो दिए थे ये रेडजेल ने दिए थे। कौन दिया था? रेडजेल महोदय ने दिए थे। ठीक, और अगला अगर बात करें आगे, अगला प्रश्न है, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति और
सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति और सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नव राजनीतिक, बृहत भू राजनीतिक, बृहत राजनीतिक, विकासात्मक भू राजनीति। अगर इंग्लिश में इसे देखें तो इसे बोलते हैं नियो पॉलिटिक्स, नियो पॉलिटिक्स, नियो पॉलिटिक्स। इसे बोलते हैं मेगा जियो पॉलिटिक्स, मेगा जियो पॉलिटिक्स। बृहत राजनीति को मेगा पॉलिटिक्स, मेगा पॉलिटिक्स। विकासात्मक भू राजनीति को डेवलपमेंट जियो पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट जियो पॉलिटिक्स। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत भू राजनीति, बृहत भू राजनीति। ठीक, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।